बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन मौजूद है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज के हवाले से, तो तारीखी कामयाबी आज हासिल कर ली है। यहां पर बांग्लादेश ने होम सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और यहां पर उन्होंने वाइट वॉश किया है पाकिस्तान टीम को। पहली दफा तारीख में जो है बांग्लादेश की टीम जो है वाइट वॉश करने में पाकिस्तान के से कामयाब हुई है। और अगर बात कर लें इस सीरीज की, तो पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की और फिर आज उन्होंने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। 185 रन दरकार थे आज यहां पर इस टेस्ट तारीखी फतह हासिल करने के लिए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने यह तारीखी फतह अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी बॉलर बेबस नजर आए, पाकिस्तानी बैटर्स बेबस नजर आए इस विकेट के ऊपर, जहां पर अगर हम देखें तो होम सीरीज भी अपनी थी, होम कंडीशन भी अपना था। होम कंडीशन के साथ साथ होमवर्क भी अगर हम कर लेते तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। हमने होमवर्क नहीं किया, जिसके बिना पर हम ये टेस्ट सीरीज हारने में नाकाम हुए। क्या क्या वजूहात थी इस सीरीज में, हमने बहुत कुछ अपने शो में इससे टेस्ट सीरीज के हवाले से बातें की और हमारे साथ हमारे तज्जिया निगार यहाँ ज़रूर मौजूद होते थे और जो हमेशा बहुत सी तनकीद करते हुए पाकिस्तानी टीम पर बताते थे कि पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां की हैं। पहले हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच में आपने स्पिनर नहीं खिलाए, वहाँ मेहदी हसन उम्दा बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। दूसरे टेस्ट मैच में फास्ट विकेटें थोड़ी सी बनी और फिर हमने देखा कि यहाँ पर नाहिद राना ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, हसन मोहम्मद ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी बैटर्स को बेबस कर दिया। सीरीज पाकिस्तान हार गया, लेकिन बहुत से सवालिया निशानात आज भी मौजूद हैं। कप्तान कहते हैं पाकिस्तानी कि हमारा होमवर्क अच्छा नहीं था, हम इस टेस्ट मैच में उम्दा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आए। खैर, कप्तान ने यह तस्लीम कर लिया, लेकिन वो कप्तान बन गए जो मुसलसल 5 टेस्ट मैच हार गए। हम सीरीज हार गए, इससे कबल भी हम 2 दफा ये वाइट वॉश हमें होना पड़ा है। और इससे कबल अगर हम बात कर लें तो हाल ही में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को जो है 3-0 से शिकस्त से दी थी, वाइट वॉश किया था। तो 2 सीरीज अब हो चुकी है होम सीरीज की, जिसमें पाकिस्तान को वाइट वॉश होना पड़ा और दीगर इंग्लैंड और बांग्लादेश वो टीम है जो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो गई। ये तारीख फतह दोनों टीमों ने हासिल की है। क्या वजूहात हैं, इन सारे सूरताल पे तो हम बात करते रहते हैं अपने शो के अंदर और आज बहुत कुछ बात भी करेंगे इस तारीखी कामयाबी पर भी जहां पर बांग्लादेश ने हासिल किया। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं। जावेद साहब, वही हुआ जिसका खतरा था और हम इस सीरीज से कबल भी हम यही कह रहे थे कि बांग्लादेश की टीम है कोई इतना आसान हरीफ नहीं समझना चाहिए और वही कुछ हुआ। पहले टेस्ट में 10 विकेटों से तारीखी फतह, दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से तारीखी फतह और वाइट वॉश पाकिस्तानी टीम को तारीख में पहली दफा। और ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट सोई भी नजर आई। कप्तान इस बात के एतराफ़ करते हैं हमसे गलतियां हुई। गलतियां क्यों होती हैं होम सीरीज के अंदर, ये जरा आप बहुत अच्छे वाज़े अल्फाजों में कहते हुए नजर आते हैं हमें। तो बहुत शुक्रिया मोइन भाई। आज की जो फतह है बांग्लादेश ने जो हमें 6 विकेटों से और क्लीन स्वीप करने के बाद जो है हासिल की है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हाई लेवल की क्रिकेट थी ना, उसका मुझे लग रहा है कि जो अरूज था अब वो ज़वाल यानी आप समझते हैं कि जनाजा निकल रहा है। बिल्कुल, आज तो एंड हो गया ना। बिल्कुल, आपका जो अरूज था ना हाई लेवल की क्रिकेट में, अब वो उसको सर हाई लेवल कहाँ रहा हमारा। हम तो अमेरिका जैसी टीम से हम हारते हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर। सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा मोहन भाई, मैं बात कर रहा हूं जैसे T20 हो गया, वनडे हो गया, डोमेस्टिक हो गया, क्लब क्रिकेट हो गई। ये हाई लेवल की जो क्रिकेट थी वो टेस्ट क्रिकेट थी हमारे यहाँ। आज वो भी जो है ना बिल्कुल हमने समझो अपने हाथों से दफन कर दी भाई। हम अपनी होम सीरीज में कोई फायदा नहीं उठा सके, ना हम विकेट रीड कर सक रहे हैं, ना हमें यह पता है कि हमने इस टीम के खिलाफ स्पिनर खिलाने हैं, या ये नहीं पता कि हमने कितने फास्ट बॉलर लेकर जाने। अच्छा, जैसा फास्ट बॉलर की बात हो रही है और आप खुद भी कह रहे हैं कि हम रीड नहीं कर पा रहे। हम तो सीरीज कबल शुरू होने से कबल हम ये बड़ा शोर मचा रहे थे, हम बहुत तेज विकेटें बनाएंगे और यही हुआ। हम इतनी तेज विकेटें बनाई कि पहले टेस्ट मैच में 800 रन स्कोर हो रहा है। हमारे तेज बॉलर बेबसी की तस्वीर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम अपने ही विकेटों को रीड नहीं कर पाए? हमने पहले से शोर मचा दिया कि विकेट बहुत तेज होगी, लेकिन उसी तेज विकेटों पर जो बांग्लादेशी बैटर्स है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो वहां पाकिस्तानी बॉलर्स भी बेबस नजर आए। तो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जहां पर अगर देख लें तो रही सही कसर जो बाकी थी ना फास्ट बॉलिंग की, ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं
वो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्मेट को तरजीह दे रहे हैं और शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से ऐसा लगता है कि वो लंबे स्पेल भी नहीं कर पा रहे। इसका मुजाहरा हमने देखा कि पिछले दिनों मोहम्मद अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें भी थोड़ी सी इंजरी हुई, लेकिन जब वो दोबारा ग्राउंड में आए तो उस किस्म की बॉल नहीं कर रहे थे। आज हमने देखा कि यहाँ पर खुर्रम शहजाद को भी थोड़ी सी इंजरी हुई। तो ये मसाइल तो पाकिस्तानी टीम के साथ चलते रहेंगे जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मौका नहीं देंगे। इसी की मिसाल ताज़ा आपके सामने है कि मीर हमजा मुकम्मल तौर पर अगर देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए, ऑस्ट्रेलिया में रिदम से बॉल करते रहे, यहां भी रिदम के साथ बॉल करते हुए नजर आए। तो हमें डोमेस्टिक, बार बार मैं यही कहता हूं, डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका दें। आज उन्हें मौका देते तो शायद बहुत कुछ चेंज नजर आता। बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। हमने बिल्कुल T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट की बॉलर रखी है। यहाँ जोरे बाजुओं पर आपको जो है ना, अब वो जो है ना भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आपके पास वो क्लास के बॉलर्स नहीं है जो आपने 4 ओवर्स की क्रिकेट और 10 ओवर की क्रिकेट में बॉल पैदा करने हैं। आपको डोमेस्टिक से, जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, ये 4 रोजा मैचेस की अहमियत का जो है अब भी हमारी मैनेजमेंट को एहसास होना चाहिए कि अगर ये 4 रोजा मैचेस हम कंटिन्यू कराते रहते, ये टूर्नामेंट होते रहते, तो हमें जो है पाए के बॉलर मिलते, ना के 4-4 और 10-10 ओवर्स के बॉलर मिलते। आप देख ले, पहली दफा देखिए कितने रिकॉर्ड बन के हमारे खिलाफ बांग्लादेश ने बना दिए यार। 26 रन के बाद आप 262 रन पे ले गए आप स्कोर को। ये कौन सी बॉलिंग हो रही थी? किस टीम के खिलाफ खेला जा रहा था? अगर कोई क्लब की टीम भी होती तो वो 26 के बाद जो है टीम को ऊपर नहीं जा रही। क्लब की तो बात बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट की तो बहुत दूर की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही 26 रन पे अगर पाकिस्तान के कोई 6 खिलाड़ी आउट हो जाते तो आप समझते हैं कि 262 रन हम कर पाते थे? सर अगर हमारे 6-26 पे आउट हो जाते तो हमारे लिए जो है अगले 26, 50, 52 रन बनाना मुश्किल हो जाते हैं। अब ये सिलसिला रोकना होगा। पाकिस्तान टीम में जब विकेटें गिरना शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल झड़ी लग गई विकेटें गिरने की। कोई आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं बचा है कि जो आग पे विकेट कर स्टेक करे। इसमें सबसे ज्यादा रन रिजवान ने बनाए 294 भाई, 294 आप सबसे। और बाबर आजम ने कितने रन बनाए जनाब? सर हमने तो सेंचुरी स्कोर नहीं की यहाँ पर इस टेस्ट मैच के अंदर, सिवाय 2 प्लेयर्स के। मोहम्मद रिजवान जो पहले इनिंग में, पहले टेस्ट मैच में स्कोर करते हैं, फिर उसके साथ साथ शहीद शकील रन करते हैं, लेकिन सब 3 इनिंग उसके बाद बाकी रह गई। और 3 इनिंग में हमने देखा दूसरे टेस्ट की 2 इनिंग और लास्ट इनिंग जो पहले टेस्ट मैच की, वहां हमारे बैटर्स तो कोई खास परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें सऊद ने भी 159 रन किए, साइम ने 135 और सर 159 रन में तो 141 रन उसके पहले टेस्ट मैच के। यही आपको बता रहा हूं कि उसके बाद इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। आप बाबर की बात कर रहे हैं, उसने कितने 64 रन बनाए यार। सर बाबर के साथ तो बैट पिच चल रहा है ना यार, बैट पैच चल रहा। आप पे सारे भरोसा करें। कोचेस अभी भी इसी उम्मीद में है कि बाबर जो है फॉर्म में आ जाएगा। ओ भाई, आप उसको थोड़ा आराम दो, किसी दूसरे लड़के को लेकर आओ। कम से कम ये है कि उन्हें थोड़ा आराम मिले और वो अपने आप पे थोड़ी सी मेहनत करें। आज वो वसीम साहब जो साबिक चीफ सिलेक्टर थे, आप उनको भी बोलना आ गया। आज वो कह रहे थे बाबर जो है जिद्दी बच्चा है, इन्होंने जो है मेरे कहने के मुताबिक टीम नहीं बनने दी। जो मैं निकालना चाह रहा था लड़के, ये कह रहा था नहीं उनको खिलाना है। और अमाद वसीम ने भी अपनी इंजरी से, आज मोहम्मद वसीम साहब को भी बोलना आ गया। अरे भाई, जब आप अपने ओहदों पर आते, जब आप बात किया करें कि यार ये चीज नहीं होती, इसका मतलब है आप जब अपने ओहदे पर आते हैं तो आप उससे बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रहे। जब आपकी बात नहीं मानी, किस चीज के आप चीफ सिलेक्टर बनकर बैठे हो? आज भी लग रहा है यही प्लेयर पावर चल रहा है। इन सारी चीजों को जब तक आप नहीं देखेंगे, आपको जो है अपनी जो क्रिकेट है उसे जब तक मुकद्दम नहीं रखेंगे, आप कैसे जीतना शुरू करेंगे? बिल्कुल, जीत शायद हमसे बहुत दूर हो गई है। मुसलसल 2 सीरीज और व्हाइट वॉश पाकिस्तानी टीम को हो चुका है। इससे कबल इंग्लैंड ने जिस तरह पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइट वॉश किया, तो तारीख में अब 2 टीमें ऐसी हो गई हैं जो पाकिस्तान को होम सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो चुकी हैं। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब ने। वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। हसन साहब, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का क्या बनेगा? जहां हम T20 क्रिकेट के अंदर देखते हैं कि अमेरिका जैसी टीम से हार जाते हैं, जो नई टीम है इंट्रोड्यूस होती है, वर्ल्ड कप खेल रही होती है, वहां में शिकस्त होती है। फिर हम देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम है टेस्ट मैच में पाकिस्तान को तारीखी फतह हासिल करने में कामयाब हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर पहले टेस्ट में 10 विकेटें, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर 6 विकेटें से कामयाबी हासिल वो करने में कामयाब होते हैं। और पहली दफा होम सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश करने में भी यहां पर बांग्लादेशी टीम कामयाब होती है। हम दावा करते रह गए कि फास्ट विकेटें बना रहे हैं पहले टेस्ट में, उसी फास्ट विकेटों पर जो है बांग्लादेश ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल करी। उसी फास्ट विकेटों पर
हमने देखा कि 800 रन से जायद स्कोर हो गए। क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से? और अब क्योंकि वो वाहिद कप्तान भी बन गए हैं शान मसूद, जो मुसलसल 5 टेस्ट मैच हार गए। देखिए, बात यह है कि हम जब तक ग्रास रूट लेवल पे मसाइल तलाश नहीं करेंगे और उनका हल नहीं ढूंढेंगे, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। 2022 के बाद से आप अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए, क्या आपका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। लेकिन हमारे पास सिवाय बयानात हैं, लंबे लंबे दावे हैं और हम सतही इक़दाम करते हैं वक्ती तौर पे। और टीम की हालत यह है कि ये बिखरी हुई टीम है। मैं नहीं समझता कि खिलाड़ियों में कोऑर्डिनेशन है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है। कप्तान को आप देख लीजिए, बाबर आजम का भी ये मसला था, शान मसूद का भी ये मसला है कि सीनियर खिलाड़ियों से कोई मशवरा करते हुए नहीं देखे गए। पहले होता था कि इवन जावेद मियादाद और इमरान खान जैसे कप्तान अपने सीनियर खिलाड़ियों से मशवरा किया करते थे। अब आप देखिए, जो कुछ डिसीजन होता है इंडिविजुअल होता है। उसके बाद सब खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। अच्छा हसन जलील साहब, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि हमें जो है ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है। हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं इनसे यही बात कर रहा था कि यहाँ पर हमने जो फास्ट बॉलर टीम में शामिल किए हैं, आप देख लें वो शॉर्ट फॉर्मेट के तमाम ही बॉलर शामिल किए हुए हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि वो 4 ओवर या 10 ओवर से ज़्यादा बॉल करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो इंजरी होती हुई उनको दिखाई देती है और यही कुछ हुआ ग्राउंड्स के अंदर भी हमने देखा है। और साथ साथ क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा सा फॉलो भी करता हूँ, ग्राउंड्स पे जाके भी देखता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वो ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक क्रिकेट से मंच कर जो है ग्राउंड के अंदर आया है। आप समझते हैं कि हमें ऐसे बॉलर सब निकालने चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? 4 रोजा मैच, 5 रोजा मैच जो खेलते दिखाई दे रहे हैं, उनका स्टेमिना बिल्कुल अलग होता है, बजाय इसके कि आप क्यों ना मीर हमजा के सामने शाहीन शाह आफरीदी को लाके खड़ा कर। बात यह है, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, 4 डे 5 डे फॉर्मेट नहीं खिलाएंगे, इनको मजबूर नहीं करेंगे कि ये अपनी होम क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जब तक आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। अब होता क्या है, आप देख लीजिए, इन तमाम खिलाड़ियों का इंडिविजुअल रिकॉर्ड उठाकर आप देख लें कि खिलाड़ियों ने ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस खेले, 1 मैच खेला, नहीं खेला। डोमेस्टिक क्रिकेट में तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो क्या है, शॉर्ट फॉर्मेट खेल लेंगे, लीग क्रिकेट बड़े शौक से खेलेंगे। इनके एजेंट्स हर जगह बैठे हुए हैं, वो इनको ऑफर्स देते रहते हैं कि जनाब वो फला जगह हो रही है, कैरिबियन लीग खेल लीजिए, कनाडा में आप लीग खेल लीजिए। वो बड़े शौक से खेलते हैं, उसमें जाके इंजर्ड भी होते हैं। लेकिन चूंकि वो 4 ओवर उन्हें करने पड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर वनडे खेल रहे हैं 10 ओवर करने पड़ते हैं। जब तक आप खिलाड़ियों को आदत नहीं डालेंगे लंबे स्पेल करने की, जब तक आप खिलाड़ियों को आदत नहीं डालेंगे 5 दिन ग्राउंड में रहने की, जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होगी। स्पिनर देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल छोटी सी बात बताऊं, 2 मिनट लूंगा मैं। देखिए, आप कलाई से, आप स्पिनर कलाई से काम करता है, ठीक है ना जी। फिंगर स्पिनर भी कलाई का बहरहाल इस्तेमाल करता है। आप ये देखिए कि जाहिर है कि आप अगर अपने हाथ को ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बेंड ना करें, आपके हाथ की मसल जो है वो सख्त हो जाती है। शादाब खान का एक मसला आपके सामने है कि शादाब खान बेहतरीन लेग ब्रेक करते थे, शादाब खान बहुत अच्छी गुगली फेंकते थे। क्यों नहीं करते? इसलिए कि उन्होंने डोमेस्टिक खेलना ही बंद कर दी। उनकी वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, स्टिफ हो गई उनकी कलाई, वो आप उसको घुमा ही नहीं सकते उस तरह। यही बॉलर का हाल है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आउट स्विंग के लिए आपकी अलग फॉर्मेट होती है, इन स्विंग आपने करनी है तो उसके लिए आपको अलग तरीके से इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो कलाई भी है, फिंगर्स भी है, तो आप आते ही नहीं है उसके। आप तो 4 ओवर कराए और उसके बाद घर चले गए आप। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही है हसन जलील साहब। माजी अगर हम थोड़ा सा पीछे चला जाएं तो हमें मुतअद्दिद बार स्पिनर्स ने कामयाबी दिलाई है पाकिस्तान को सीरीज के अंदर, और खासकर होम सीरीज के अंदर। लास्ट अगर देखें तो बड़ा अच्छा पेयर था नोमान और साजिद का, उसने कई कामयाबियां पाकिस्तान को दिलाई। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्ट मैचेस के अंदर लेग स्पिनर का। माजी उठाकर देख लें, पाकिस्तान को बहुत से फतवात है यहाँ पर लेग स्पिनर्स ने दिखाई है। और मुश्ताक अहमद की बात कर लें, कादिर की बात कर लें, दीगर यासिर शाह की बात कर लें। लेकिन अगर करंटली हम देखें तो हमारे पास उस्मान कादिर मौजूद हैं, उसामा मीर मौजूद हैं, शाहिद महमूद मौजूद हैं। लेकिन हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम लेग स्पिनर को टेस्ट मैचेस के अंदर लेकर आए। हम
हमने वही जहन बनाया हुआ कि शॉर्ट फॉर्मेट में हम जिस तरह प्लेयर्स को 11 रुकनी स्क्वाड की तरह हम शामिल करते हैं, हमने यहां पर भी वही चीजों को शामिल किया और हमने तवज्जो ही नहीं दी कि टेस्ट मैचेस के अंदर हमें एक जीनियल लेग स्पिनर जरूर चाहिए होता आउट करने के लिए। देखिए, एक और मसला है हमारी क्रिकेट का। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि हीरा 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 होता है, ठीक है ना, लेकिन आप उसे तराशते क्यों हैं? तराशते इसलिए हैं कि हीरे की जो तराश खराश से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है, ठीक है ना जी। फिर सही मानों में हीरे की कीमत बढ़ती है। आप रॉ हीरा आप तलाश करें और उसको बेचने की कोशिश करें, आपको मेरे ख्याल में चौथाई कीमत भी नहीं मिलेगी। आप प्लेयर को तलाश तो कर लेते हैं, आप टैलेंट का ढूंढना पीटते हैं और जी बड़ा टैलेंट है हमारे पास। बात यह है कि प्लेयर को आप ग्रूम नहीं करते, उसकी वीकनेसेस पे तवज्जो नहीं देते, उसको सही तरीके से ट्रेन नहीं करवाते। देखिए, मैं 350 मैचेस कर चुका हूँ इंटरनेशनल, ठीक है ना। कोई 79 से मैं टीम के साथ हूँ। मैंने इनके कैंप में इनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। मेरा ख्याल है दुनिया की टीमों से अगर मवाजना किया जाए तो हमारी प्रैक्टिस 25% मैं इसको मार्जिन दूंगा। 25% हम प्रैक्टिस करते हैं। इतनी नॉन सीरियस प्रैक्टिस मैंने नहीं देखी। ये वो प्रैक्टिस है जो हम अपने जमाने में कॉलेज में या क्लब में किया करते थे कि ये मूड आया, 4 ओवर खेल लिए, 4 ओवर के हमने कहा यार बस ठीक है भाई, दूसरे किसकी बारी, यार तुम आ जाओ, तुम आगे बैटिंग कर लो। दुनिया के खिलाड़ी आपकी एक्सरसाइज करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। आप बाकायदा बॉलर्स को कहते हैं कि देखो मैं इस जगह वीक हूँ, तुम यहाँ पर तुमने गेंद करनी है ताकि मैं इसकी प्रैक्टिस करूँ। आपके खिलाड़ी तो एक इनिंग खेलने के बाद समझते हैं बस जी मैं तो अब विराट कोहली के, सचिन तेंदुलकर के और डॉन ब्रैडमैन के बराबर आ खड़ा हुआ। तो जब तक हम इन मसाइल पे तवज्जो नहीं देंगे, हम खिलाड़ियों को बिठा के उनको क्लियर कट ये बताएंगे नहीं कि देखो भाई तुम्हारी जगह सिर्फ उस सूरत में होगी जब आप टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे टीम के लिए। हसन जलील साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिए, मौजूद है इस वक्त जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। जावेद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक क्रिकेट पे। बाबर आजम 16 इनिंग खेल चुके हैं और 8 टेस्ट मैचेस के अंदर और 41 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। आप समझते हैं कि जिस तरह हसन जलील साहब कह रहे हैं कि तमाम ही प्लेयर्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलें, क्या आप समझते हैं बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तरजीह देंगे अपनी फॉर्म बहाल करने के लिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें हसन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल क्रिकेट आप जब डोमेस्टिक में आएंगे, अपने प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, आपके पास जो बॉलर अच्छे बॉलर डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उनका सामना करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो टेक्निक है, खोई हुई जो फॉर्म है वो भी बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी हसन भाई कह रहे थे, कहा जा रहा है ना, बाबर जो है वो अपनी हॉल से बाहर ही नहीं आ रहे। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वही समझ लिया है कि बस मैंने जो सीखना था मैं सीख चुका हूँ। ऐसा नहीं होता। आप कम से कम डोमेस्टिक खेले। डोमेस्टिक आप नहीं खेलते तो अपने सीनियर्स, हमारे पास लेजेंड प्लेयर पड़े, जावेद मियांदाद से मिले, आप सईद अनवर से मिले, आप यूनुस खान से मिले, मोहम्मद बरादरान से जाकर मिले, उनसे टिप्स लें। लेकिन बाबर को चाहिए अगर अपनी फॉर्म बहाल करनी है तो उसे लाजमी डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बनना होगा। अभी पाकिस्तान वनडे कप होने जा रहा है तो इनको भी चाहिए वहां आए, अपनी बैटिंग सीधी करें। जब तक आप सिर्फ नाम पर, अब जो है ना नाम पर खेलना खत्म हो गया है, बड़े बड़े नामों से नहीं, अब जो है आप परफॉर्मेंस देंगे तो ही आप नजर आएंगे। बांग्लादेश की टीम में जो 2 बच्चे आए थे, महमूद हसन और वो नाहिद अख्तर, ये कोई बड़े नाम नहीं थे। पहली दफा उन 2 फास्ट बॉलर्स ने हमारी पूरी इनिंग समेट के रख दी। तो ये क्या, ये डोमेस्टिक से आ रहे थे। तो डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल जब तक आप इसको अहमियत नहीं देंगे, आपकी क्रिकेट परवान नहीं चढ़ सकती। हाँ, T20 फॉर्मेट में 2 ओवर या 4 ओवर के प्लेयर तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जो असल जो जेंटलमैन गेम है, जो टेस्ट क्रिकेट है, वो तो आपकी जो है बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आ रही है। बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ। हसन जलील साहब से भी यही मैं पूछना चाहूंगा बाबर आजम के हवाले से, क्या कहेंगे हसन साहब? मुकम्मल तौर पर सीरीज से आउट नजर आ रहे हैं बाबर आजम, बल्ले से स्कोर नहीं हो रहा, बैट पे चाहता है जरूर बड़े प्लेयर्स पर और शायद ऐसा लगता है कि इस वक्त बाबर आजम पर आ चुका है वो बैट पिच। तो आप समझ रहे हैं कि बाबर को डोमेस्टिक क्रिकेट, या जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि अपने से सीनियर प्लेयर्स पे जाके उनसे मशवरे लेने चाहिए, अपनी टेक्निक को दुरुस्त करना चाहिए, कहां पर कमजोरियां हैं? देखिए, हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट की एक और प्रॉब्लम है कि हम खिलाड़ियों के मसाइल डिस्कस नहीं करते। अक्रॉस द बोर्ड बैठकर उनसे खुल के
डिस्कस नहीं करते भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे को क्या, तुम मेंटल अंडर प्रेशर हो, तुम्हें कोई टेक्निक में अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तुम्हें क्या मसाइल है। फिर खिलाड़ी खुलकर बोलता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। 2005 से लेके अगस्त 2007 तक सचिन तेंदुलकर पर एक बहुत बुरा पैच आया, जिसमें उसने एक सेंचुरी भी नहीं बनाई और 2 50s उसने हार्डली बनाई। क्रिकेट बोर्ड ने उसको बुलाया, सब बैठे, उन्होंने कहा तुम्हारा क्या मसला है। उसने कहा जी मैं असल में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं समझता हूँ मुझे आई नीड रेस्ट। उन्होंने कहा हम तुम्हें अगले सीरीज के लिए रेस्ट देते हैं, आप जाएं, आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें। वो बॉम्बे गया। बॉम्बे जाके उसने अपने स्कूल के कोच को साथ लिया और बॉम्बे क्लब में डेली वो 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस करता था। उसने उसके कोच ने बताया कि तुम 2-3 टेक्निक गलती कर रहे हो, तुम्हारी पैर की मूवमेंट ठीक नहीं है, तुम्हारा जो स्टांस पहले था वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, तुम ये चेंजेस करो। उसके बाद उसने कहा कि तुम साथ में ये करो कि जो बाकी वक्त तुम्हारा है उसमें तुम रिलैक्स करो, तुम क्रिकेट के बारे में मत सोचो, तुम अपना मेंटली तुम स्ट्रांग होना चाहिए। जनाब 2007 में वो वापस आया। आते ही उसने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई और उसके बाद ज्यादा सेंचुरियां उसने अपने इस हाफ में बनाई जो उसने 2007 के बाद शुरू किया। हमारे यहाँ यह है बाबर, नो डाउट बाबर इज ए क्लास इटसेल्फ। बाबर के इसकी कोई प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि जाहिर है जब वो कप्तान था तो उस पर जो प्रेशर पड़ा, जो शुरू में 2022 तक लोग उसको कप्तान मानते थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा था, उसकी दोस्ती थी, इसीलिए वो अपनी टीम चेंज नहीं करना चाहता था। चले वो जाहिर है वो भी उसकी गलती थी कि उसको खिलाड़ियों को मेरिट पे लेना चाहिए था। भाई अगर जब वो अंडर प्रेशर आ गया है, आप उसको बिठाएं, उसकी कैथारसिस करें, उसको समझाएं कि भाई उसे कॉन्फिडेंस दें कि देखो कोई बात नहीं, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तुम्हारा भी इतना मकाम है, दुनिया के तुम फेबुलस 5 में शुमार होते थे 2022 में। उसके बाद उसको टेक्निकल जो फॉल्ट है उसकी देखिए, उसकी एक टेक्निकल फॉल्ट में थोड़ी सी बताना चाहूंगा अपने तजुर्बे की रोशनी में। उसकी फीट की मूवमेंट स्लो है, नंबर 1। अगर आप गौर करें वो 4 जगह आउट होता है। देखिए डाउन द लेग साइड, जहां वो फ्लिक करने जाता है या ग्लांस करने की कोशिश करता है। स्लिप में अब वो कैच होने लगा है, पहले वो स्लिप में कैच नहीं होता था। वजह ये थी कि वो पूरी तरह पैर को अपने आगे नहीं लाता, अपनी जगह खड़े खड़े वो ड्राइव करने की कोशिश करता है, कवर ड्राइव जो उसका पैड स्ट्रोक है। उसके बाद वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होता है, और बोल्ड भी इस तरह होता है कि पैड पैड के दरमियान गैप बनता है। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपकी फीट मूवमेंट, आपका फुटवर्क खराब हो जाए। इस पर उसे काम करने की जरूरत है। लेकिन आपने कोच रखे हुए हैं, आपने इतनी बड़ी टीम आपके साथ मौजूद है, कोई तो उसको बुला के समझाए कि भाई तुम्हारे अपने इंटरेस्ट में है, वरना तुम खत्म हो जाओगे। बाबर का नाम आपको अभी किंग बाबर कहते हैं, लोग बिल्कुल पूछेगा नहीं आपको, लेकिन हमारे यहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पहले इसको, इस गैप को दूर करने की जरूरत है। अच्छा, पहले इस गैप को दूर करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें अब बोर्ड की नज़र आती हैं, आपके सामने भी हैं, और मैं थोड़ी सी मिसाल, क्योंकि थोड़ी सी हारिस रऊफ के हवाले से भी कुछ बातें चल रही थी, और हारिस रऊफ के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिस प्लेयर्स ने आपको टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार किया, उस प्लेयर्स को भी आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो आप समझते हैं यहाँ पर भी तो आप ज़्यादती कर रहे हैं उन नौजवान प्लेयर्स के साथ जिन्हें आगे आने का मौका फराहम करते। यहाँ पर जो प्लेयर्स टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहता है उसे भी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इतना पावर प्लेयर्स के अंदर आ गया है कि वो सारी चीज़ें बढ़कर अपना बयानात दे रहे हैं। देखिए एक तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। बात यह है, देखिए ये वो चीजें हैं जिससे खिलाड़ियों में डिफरेंसेस पैदा होते हैं, खिलाड़ियों को यह मौका मिलता है कि देखिए जी एक मिसाल हमारे सामने है कि आपने उसको एक साथ भी तो ये किया है, तो हम क्यों खेलें। बात यह है कि एक लड़का आपके लिए टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार ही नहीं है, आप उसे कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। अगर वो मेरिट पे नहीं आता, उसकी परफॉर्मेंस भी डेरियोरेट हुई है, पहले के मुकाबले में वो 50% भी बॉलिंग नहीं कर रहा, तो उसके तो जाहिर है बाकी खिलाड़ियों को फिर मौका मिलता है और वो ग्रुपिंग होती है। दुनिया की मिसालें ले लें, मैं भारत की मिसाल इसलिए देता हूँ कि वो पड़ोसी मुल्क है हमारा। कपिल देव जैसे प्लेयर को उसके पीक टाइम में ड्रॉप कर दिया गया डिसिप्लिन की बुनियाद। ये हिस्ट्री मौजूद है, आप हिस्ट्री से रेफरेंस ले लें। दुनिया की बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। आपको मैं एक बड़ी क्लासिकल मिसाल दूं, जय बॉयकॉट ने एक इनिंग्स में 246 रन बनाए, ठीक है जी। अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया गया, क्यों? इसलिए कि उसने इतना ज्यादा टाइम लगाया, डिक्लेरेशन करना चाह रहा था इंग्लैंड, लेकिन जय बॉयकॉट अपने अंदाज में स्लो खेलते रहे, उन्हें पनिशमेंट के तौर पे अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया। जब तक आप अपर हैंड अपना नहीं रखेंगे, जब तक आप डिसिप्लिन इंपोज नहीं करेंगे,
जब तक आप रूल्स उनके सामने बिल्कुल क्लियर लेआउट नहीं करेंगे कि जनाब ये है रूल्स, आपने इन खवानीन की तहत खेलना है, आप प्लेयर होंगे, अपने घर के प्लेयर होंगे। अगर आप टीम के लिए नहीं खेलते तो आप जीरो हैं हमारे लिए परफॉर्म कर। और दूसरे, आप बेंच स्ट्रेंथ अपनी बनाएं ताकि खिलाड़ी को ये एहसास हो कि यार मैं इंडिस्पेंसेबल नहीं हूँ, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा दूसरा खिलाड़ी मेरे लिए बैठा हुआ है। चले हाँ, तो हसन साहब लाइनी पे लगिएगा, जावेद साहब से भी मजीद और बात करते हैं। जावेद साहब, मुसलसल हमारे बैटर्स नाकाम नजर आया और मुझे ऐसा लगा कि अपनी बारी खेलने तक नजर आ रहे थे कि 40-50 रन स्कोर करो और जगह पक्की करते रहो टीम के अंदर। यही कुछ इस सीरीज के अंदर भी मुझे नजर आया। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों टेस्ट में सिर्फ यही नजर आया है कि जो प्लेयर भी बैटिंग के लिए जा रहा था वो सिर्फ ये चाह रहा था कि मैं ये कर लूं कि अगले टेस्ट में जो है मेरा नाम आ जाए। किसी ने भी इनफरादी तौर पे, मकसद टीम के लिए अगर कहेंगे ना, कोई ऐसी झलक नजर नहीं। हर प्लेयर जो है सफल कर रहा था। जैसे बाबर है, वो चाह रहा था कि यार मैं अपना स्कोर करके मेरे बैट पे रन बनना शुरू हो जाए। अब्दुल्ला शफीक यही सोच सोच के जो है उससे रन नहीं बने। सऊद शकील ने एक इनिंग्स खेल दी, रिजवान ने एक इनिंग्स खेल दी, लेकिन उसके बाद अगर 171 रिजवान के निकाल दें और 141 रन सऊद के निकाल दें, उसके बाद के इनिंग्स में उन्होंने क्या, तकरीबन हर बैट्समैन मुझे यही नजर आया है कि वो चाह रहा था कि मेरा अगला टेस्ट पक्का हो जाए, मैं इतनी की परफॉर्मेंस कर लूं। बस यही उनका जो टेस्ट में जो अचीवमेंट थी। बकाया बॉलर्स की तरफ से भी ये कोशिश करते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब वो जोर हमारे फास्ट बॉलर में तो नजर ही नहीं आया। कल के बच्चे आके उनके सामने अच्छी बॉलिंग करवा गए। तो ये सारी चीजें स्टाफ, मैं तो समझ नहीं पा रहा, ये जो इतना बड़ा क्लीन स्वीप कर दिया बांग्लादेश ने, कि जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो इतना बड़ा स्टाफ आपने, कोच ऑस्ट्रेलिया से गिलेस्पी को मंगाया हुआ है और फिर उसके साथ फिर और स्टाफ, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं। विकेट पढ़ना नहीं आ रही इनको, यही नहीं पता, इनको प्लान देना ही नहीं आ रहा कि इस सेशन में ये करना है। और हमारी जब एक विकेट गिरती है उसके बाद बिल्कुल पतझड़ की तरह लाइन लग जाती। ये सारी चीजें कौन बताएगा? कोई आपको पेट में तो नहीं डालेगा भाई, स्टाफ ही आपका है ना, वो बताएगा। तो ये किस चीज के खजानों के मुंह खोले हुए? सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी जो काम कर रहा है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के जो पैसे है ना, उनके तिजोरियों के मुंह खोले हुए, वो चाहे जिसको मर्जी आप देते रहे, जाए जिसको मर्जी देते हुए नजर आए। हसन जलील साहब, थोड़ी सी बात करेंगे ओपनिंग पेयर पर। और साइम अब्दुल्ला शफीक इस दोनों टेस्ट मैच में ओपन करते दिखाई दिए। बेंच पे बैठे मोहम्मद हुरैरा, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान शाहीन के लिए मौका मिला, डबल सेंचुरी स्कोर की। आप समझे जिस बैटर्स का बल्ला चल रहा हो उसे मौका फौरन दे देना चाहिए। हमारी एक बड़ी बदनसीबी ये भी है, हम जो है ना, खिलाड़ियों का सारी दुनिया में होता ये है कि खिलाड़ी आता है, अगर बहुत टैलेंटेड हो तो वो आते ही धमाका खेज परफॉर्मेंस देता है और उसके बाद इम्प्रूव करता चला जाता है, अपनी जगह मेंटेन करता है। हमारे यहाँ आप देखिए, एक लंबी लिस्ट है खिलाड़ियों की जो आए विद ए बैंग। उसी क्लासिकल एग्जाम्पल उमर अकमल है। अब आते ही पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई, बड़ा दराब शोहरत हो गई एक दो सीरीज में कि वाह जी क्या प्लेयर मिला है। बस जी उसके बाद उनका दिमाग खराब हुआ और फिर आप देखिए आज उमर अकमल कहाँ है, कोई पूछता भी नहीं। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली इज ए वेरी वेरी साउंड प्लेयर, लेकिन वही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। अब पिछली 6 इनिंग्स में मेरा ख्याल है उनका हाईएस्ट स्कोर ये है जो उन्होंने अभी पिछले मैच में बनाया, 35 या 36 जो भी उन्होंने बनाया। तो आप ये देख लीजिए कि आप बजाय आप इम्प्रूव करने के, आप नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। सऊद शकील ने श्रीलंका में बहुत अच्छी डबल सेंचुरी बनाई, उनमें भी बहुत अच्छी टेक्निक है, टेम्परामेंट भी है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 141 बनाने के बाद जिस तरीके से वो आउट हुए वो सबके सामने। रिजवान की अभी बात हो रही थी, रिजवान ने स्कोर किया, लेकिन आप जिम्मेदारी का एहसास देखिए कि वो टेलेंडर्स को सेव करने की बजाय वो अपनी इनिंग पे तवज्जो देते रहे। इंडिविजुअल उनकी इनिंग थी, उसका हाल है कि उन्हें सबक सीखना चाहिए था लिटन दास से। बिल्कुल ऐसे उन्होंने टेलेंडर के साथ मिलकर 65 की पार्टनरशिप की और टीम को बचाया। 138 के हालात में उन्होंने बनाए जब 26 for 6 हो चुके थे। लेकिन हम खेलते हैं इंडिविजुअल कि भाई ठीक है जी, हमने तो 50 बना लिए ना जी, अब हमें तो कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है साइम अय्यूब। उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप समझते हैं कि वो T20 की तर्ज, वनडे की तर्ज पर क्रिकेट खेलता है? आपने टेस्ट मैचेस में उन्हें शामिल किया, कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले अभी साइम ने, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, 2 निफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं वो अब तक, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टोटल निफ सेंचुरी स्कोर की भी है उन्होंने।
लेकिन आप समझते हैं कि वो दूसरी इनिंग में, मैंने जितनी इनिंग देखी है उनकी, वो दूसरी इनिंग में बेबस नजर आते हैं। नहीं, वो इसलिए नजर आते हैं कि देखिए वही है ना कि आपने एक इनिंग में 50 बना ली ना, अब आपने कहा ठीक है यार, यानी रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं। और हमें देखिए, हमारी बहसियत कौम भी है, हमें खराबी है, हम बहुत एरोगेंट हैं और बहुत जल्दी हम खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं जरूर हसन जलील साहब आपसे पूछना चाहूंगा। माजी में अगर हम देखें, यूनुस खान, जावेद मियांदाद, बड़े प्लेयर्स, और यूसुफ, जितने बड़े प्लेयर्स थे वो 50 के बाद 100 के लिए जाते थे, 100 कर ले तो 150 200 के लिए जाते थे। लेकिन इन प्लेयर्स के अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये एक बड़ी छोटी सी बात है, मैंने बड़ा गौर किया इस पे। भाई यूनुस खान की मिसाल एक क्लासिकल एग्जांपल है। यूनुस खान जब शुरू में आए गए थे, उनके बारे में बहुत ही लोग स्केप्टिकल थे, क्योंकि वो ही वाज ए वेरी स्लो स्टार्टर। शुरू में वो घबराए हुए होते थे, उन्हें सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव किया। और आप ये देखिए कि उन्होंने ज्यादातर सेंचुरी अपनी जो है 30 साल के बाद बनाई, और आज वो पाकिस्तान के टॉप सेंचुरी मेकर है। जावेद मियांदाद को आप देख लीजिए कि जो उन्होंने पहली डेब्यू पर सेंचुरी से शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कैरी ऑन किया आखिरी इनिंग तक, उनकी कभी एवरेज 50 से कम नहीं हुई, और हमेशा वो मुल्क के लिए खेले। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है, अब आप पैसे के लिए खेलते हैं। खासतौर से लीग्स में देखिए, इंडिया की तरक्की का एक राज ये भी है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों पे लीग्स पे पाबंदी लगाई हुई है। उन्होंने कहा नो लीग्स, हम आपको इतने पैसे देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर बाबर आजम साहब को साल के 5 करोड़ मिल रहे हैं, 4 करोड़ मिल रहे हैं, उन्हें लीग खेलने की इजाजत देने की क्या जरूरत है? मुझे बताइए, क्या जरूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप डिसिप्लिन का पाबंद नहीं बनाएंगे, इन खिलाड़ियों को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि उनका मुल्क, अब क्या है कि हर खिलाड़ी के दिल में, देखिए मेरी बात होती रहती है, जूनियर खिलाड़ी तो कम होती है लेकिन होती है, हर खिलाड़ी के जहन में वो ठीक है यार, अगर हम नहीं भी रहना, हम कमा तो इतना चुके हैं, घर भी हमने बना लिया, गाड़ी भी हमारे पास है, बैंक बैलेंस भी है, हम लीग खेल के भी इतने पैसे कमा लेंगे, हमें क्या परवाह है, नाम तो हमारा बन ही चुका है। जब तक आप ये एहसास नहीं निकालेंगे इनके जहन से कि मुल्क के लिए खेलना एक एजाज है, मुल्क ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आप मुझे बताइए, ये जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं, मैं यानी कोई तौहीन नहीं करना चाहता, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, अगर आज ये क्रिकेटर ना होते तो ये किस ओहदे पर होते, मुझे जरा ये बता दें। बिल्कुल है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय मेहनत करने की देखिए, जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की बदौलत है, पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम की बदौलत है। अगर ग्राउंड्स के अंदर, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल है हसन साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने भी कही है, और इनको मोहब्बत करनी चाहिए अपने मुल्क से, अपने इस सब्ज हिलाली परचम से। आपको अभी आप देख लीजिए, नदीम की मिसाल, अरशद नदीम की मिसाल आपके सामने है कि कौम ने कितना एजाज दिया उन्हें, तो आपको भी सर पे बिठाया हुआ है। लोग आपको याद, देखिए बाबर आजम को लोगों ने सर पे बैठाया हुआ है, शान मसूद को आप जब से कप्तान बने उन्हें सर पे बैठाया हुआ है, आपके साहब शाहीन शाह आफरीदी को सर पे बैठाया हुआ, नसीम शाह को बैठाया। जो लड़का परफॉर्म करा उसे हमारी कौम कभी नहीं भूलती है, उसे सर पे जरूर बैठाती है। फिटनेस पे तवज्जो नहीं है। आप बताइए, बिरयानी खाते हैं, पराठे खाते हैं, आप जरा विराट कोहली का आप फूड चार्ट जरा निकालिए उससे, क्या नाम है, गूगल से। आप देख लीजिए कि पिछले 10 साल से सिवाय बॉइल्ड चीजों के वो कुछ नहीं खाता। ठीक है ना? आपके यहाँ नसीम शाह अभी 22 साल की है, उनकी तो निकली हुई है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं पिछले दिनों मोहम्मद हसनैन से भी मिला और उनका भी पेट निकल गया, हालांकि बड़ा यंग था जिस वक्त वो टीम में आया था, बिल्कुल पतला दुबला लड़का था, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पेट निकल रहे हैं, जहां नसीम शाह के निकल रहे हैं वहां मोहम्मद हसनैन के भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमें फूड चार्ट पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो यही है ना, देखिए ये सारी मैनेजमेंट की खराबी है। बात ये है, आप डिसिप्लिन इंपोज करें, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका भतीजा हो, आप किसी को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, नंबर 1 प्रायोरिटी आपका मुल्क है। नंबर 2 आपको परफॉर्मेंस देखनी है कि क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये मेहनत कर रहा है। अगर नहीं मेहनत कर रहा, आप उसको ड्रॉप कर दें। चलिए, ड्रॉप की बात हो रही है हसन जलील साहब, तो पाकिस्तान ने अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना, 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे पाकिस्तान होम सीरीज के अंदर। आप समझते हैं, बाबर, आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूं, बाबर आजम को टेस्ट सीरीज खेलनी चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ वाली, या उन्हें आराम करना चाहिए, या मैनेजमेंट उन्हें आराम कराए? देखिए, बाबर की एक क्लास है,
आप ये समझ लें कि बाबर को अगर हम ज़ाय करेंगे तो बाद में हमें ही अफसोस होगा। बाबर पे तवज्जो देने की, बाबर के कैथारसिस की, बाबर के साथ डिस्कशन की ज़रूरत है। उसको मेंटली आप हिम्मत दें। वो ज़ाहिर है कि देखिए हार्ट ब्रोकन एक शख्स होता है। आप तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आप परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आपने जनाब 21 में 1000 रन मुकम्मल किए आपने टेस्ट मैचों में। उन खिलाड़ियों की सब में आप खड़े हुए। आपकी सेंचुरी की तादाद भी बढ़ रही है। 194 की इनिंग आपकी लोगों को आज भी याद है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अचानक जनाब खिलाड़ी आपके मुखालिफ हो जाते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाता है, फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है तीनों फॉर्मेट से एज कैप्टन। तो जाहिर है हार्ट ब्रोकन तो होगा वो, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। उसको आप कहें कि भाई आप मौके से फायदा उठाएं, ये भी कुदरत की तरफ से आपके लिए बेहतर हो सकता है कि आप पूरी तवज्जो बैटिंग पर दें। कप्तान तो आप फिर भी बन सकते हैं किसी वक्त। तो ये तमाम आप देखिए, इसमें ये साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर भी होती है। आप खिलाड़ियों को सहारा देते हैं, हौसला बताते हैं, साथ में खिलाड़ियों को वो कहते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक दोनों चीजें आप साथ चलाएं। प्लेयर को जाया न करें। बाबर इज ए क्लास प्लेयर, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है और अभी इतनी जल्दी उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ही कैन कम बैक। एक बड़ी इनिंग वो खेल जाए तो आप देखिए रन बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात करें। एक बड़ी इनिंग बाबर अगर खेल जाएगा तो एतमाद बहाल होगा। लंबी बारी खेलने की भरपूर तौर पर वो सलाहियत रखते हैं। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे, बड़े अच्छे अपने तज्जिए से आगाह भी हमें कर रहे थे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बहुत से तज्जिए उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर किया और खासकर बाबर के हवाले से भी उन्होंने टेक्निक्स की बताई कि वो 4 जगहों में बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। बड़े वाज़ेह अल्फाजों में उन्होंने कहा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो मैनेजमेंट नहीं देख रही, जो कोच नहीं देख रहा, वो आए दूसरे लोग देख रहे हैं। देखिए मोइन भाई, हसन भाई, आपको पता है कि बाई बर्थ वो क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है कमेंट्री के हवाले से। उनकी नज़र देखें, उनकी नज़र बाबर पे पहुंच गई कि उनमें क्या खामियां है। और जब हसन भाई कह रहे थे तो हमें पता चल रहा था वो स्लिप में कभी कैच नहीं होते। वो लेग स्लिप पे भी कीपर उनका कैच पकड़ रहा है, बोल्ड हो रहे हैं। ये 2-3 ऐसी चीज़ें वाज़ा उन्होंने कर दी हैं। तो इस पे कम से कम हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वही मेहनत कर ले कि भाई ये चीज़ें हैं। और वाकई बाबर को जो है बिठाना चाहिए, बाबर को बिठाकर एतमाद दें, उससे बताएं कि भाई ठीक है, आप बहुत बड़ा नाम हो, आप बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये है कि आप में जो जो कोताहियां गलतियां हैं, क्योंकि आप बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे, तो कम से कम ये है आप जो गलतियां कर रहे हैं उन पे तवज्जो दें। अपने पुराने कोचिज से मिलें। आपके इलाके में आपके क्लब के पुराने कोचिज होंगे जिनके साथ आपकी बिल्कुल दोस्ती होगी, उनके पास जाएं, उनसे सीखें। देखिए, सीखना जो है ये कबर तक खत्म नहीं होता। अपने आप को ये खौल के अंदर बंद कर लेना भी बड़े खिलाड़ी के लिए जो है ना, ये उनके लिए नुकसानदायक है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप जाएं अपने पुराने कोचिज से और ये सारी चीजें जो आप में कमी खामियां नजर आ रही हैं, जो हमें पुराना बाबर जो मकसद आवाम पाकिस्तान की चाह रही है, आपके फैन भी चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अगर वर्क करेंगे और जिस तरीके से अभी हसन भाई ने कहा था एक इनिंग्स की जरूरत है, जिस दिन आपकी एक अच्छी इनिंग्स लग गई और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपकी जो फॉर्म लौटी हुई है वो फौरन वापस आ जाएगी। चलें, हमारी भी दुआ है कि फॉर्म बाबर की वापस आए और पाकिस्तान के लिए वो एक दफ़ा फिर लंबा रन करते हुए दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी साहब भी यही कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ एक लंबी इनिंग खेलने दरकार है। अगर बाबर आजम को अगर वो एक लंबी बारी खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके रन की अंबाल लगाते हुए एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान के लिए नजर आएंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।